नमस्कार, आप हैं इंडियन लिंक रेडियो पे और मैं हूं सागर। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से इंडियन स्टूडेंट्स के बीच एक कंसर्न बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडियन स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशंस को हायर रिस्क कैटेगरी में रेट किया है। हेडलाइंस में फेक डिग्रीज, डॉक्यूमेंट फ्रॉड और स्ट्रिक्ट चेक्स की बात हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ आना चाहते हैं, क्या उनके लिए प्रोसेस और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, या फिर जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इसका क्या मतलब है? आज इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर रवि लोचन सिंह, द CEO ऑफ ग्लोबल रीच, जो काफी सालों से इंडियन स्टूडेंट्स और ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूशंस के साथ क्लोजली काम कर रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं रवि जी का। रवि जी, वेलकम टू इंडियन लिंक रेडियो। थैंक यू सागर, इट्स गुड टू बी बैक ऑन योर प्रोग्राम। रवि जी, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। ऑस्ट्रेलिया ने इंडियन स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशंस को हायर रिस्क कैटेगरी में रखा है। प्रैक्टिकल टर्म्स में व्हाट डज इट मीन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिलीज, एंड शुड दे बी वरीड? सागर, हमें तो सबसे पहले समझना पड़ेगा ये हायर रिस्क होता क्या है। जी, क्या होता है कि इनफैक्ट लेट्स डिस्काउंट व्हाट वी आर सीइंग इन द न्यूज़पेपर्स और मीडिया। तो कई लोगों को इस इंडस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है। इनफैक्ट आई कैन सी लॉट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर्स, इंडियन ऑनलाइन मीडिया सभी इस तरह का इंप्रेशन दे रहे हैं कि इट इज समथिंग न्यू व्हिच हैज हैपेंड। What happens is that Australia has a visa system जिसमें एजुकेशन प्रोवाइडर्स और कंट्रीज जहाँ से स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको एक मैट्रिक्स पर डालते हैं और वो कंट्रीज को असेसमेंट लेवल 1, 2 and 3 में डिवाइड करते हैं, जिसको रिस्क लेवल बोलते हैं, और यूनिवर्सिटीज को भी 1, 2 और 3 में डिवाइड करते हैं। और उनका इस तरह का मैट्रिक्स है कि यदि वो यूनिवर्सिटी 3 में है और यूनिवर्सिटी 1 में है और कंट्री 3 में है, तब भी वीजा स्ट्रीमलाइन होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। ये बात मैं आई थिंक इज बेस्ट सीन इन अ ग्राफिक सेंस। लेकिन यदि आप इसको सोचेंगे तो इंडिया का जो रिस्क लेवल हिस्टोरिकली ओवर द लास्ट 5 years have actually been 3. It was only for a few months, and that too from October to December, that it became 2. It was never 1. तो अब हम लोग इस चीज को सोचते हैं कि भाई इससे क्या फर्क पड़ता है। अब यदि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज को देखेंगे तो उनका मेन इनटेक जुलाई और फरवरी मार्च होता है जी। बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर हार्डली एनी यूनिवर्सिटी हैज हैड एनी इनटेक। So in real sense, when you talk to an education agency or when you talk to a university, they will tell you it makes hardly any difference because the financial requirements remain exactly the same. The documentation required remain exactly the same. And in the last 1 year, there is something new which has happened. वो होता है कि ऑस्ट्रेलिया ने सभी यूनिवर्सिटी के लिए एक काइंड ऑफ इनफॉर्मल कैप सेट किया है नंबर्स का। उसका जब 80% जब तक रीच नहीं होता है तो सभी यूनिवर्सिटीज को एट पार ट्रीट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग टाइम। तो फिर मेरे को समझ में नहीं आता कि इतना हंगामा किस बात पे हो रहा है, जबकि ऑलमोस्ट 50% ऑफ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज आर इन रिस्क लेवल 1 एंड इवन विद ऑस्ट्रेलिया बीइंग रिस्क लेवल, इंडिया बीइंग रिस्क लेवल 3, उन सारे यूनिवर्सिटी के एडमिशन अभी भी स्ट्रीमलाइन होंगे और प्रोसेसिंग टाइम सेम रहता है। वो आप 1 या 2 किसी में भी आप यूनिवर्सिटी में रहें, आई जस्ट डोंट नो, बट यस, दिस इज अ बिग न्यूज इन द न्यूज़पेपर। So do you expect this change to slow down or reduce Indian student intake, or is it more about filtering and scrutiny rather than discouraging students altogether? आई थिंक इसमें दो चीज है। एक तो ये नॉर्मल अकरेंस है जो हर साल होता था जी। हर साल 2 बार होता है कि कंट्रीज के रिस्क लेवल और यूनिवर्सिटी के रिस्क लेवल चेंज होते हैं। अभी तक उतना बिग न्यूज बनता नहीं था। अभी बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल क्लाइमेट इन ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया में एंटी माइग्रेंट कुछ वॉइसेस हो गए हैं, तो ऐसा लोगों को लगता है कि अरे ऑस्ट्रेलिया ने कुछ नया किया। लेकिन ये पहले भी होता था। इनफैक्ट अक्टूबर तक इंडिया, सितंबर एंड तक इंडिया वाज द सेम हायर रिस्क लेवल पे था। तो ऐसा कुछ इम्प्रेशन हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी के फायदे में हो कि कुछ लोगों को पब्लिक में लगे कि भाई हमने कुछ एक्शन लिया है, लेकिन इस एक्शन मेरे को समझ में नहीं आया इससे हमारे स्टूडेंट के वीजा में क्या डिफरेंस पड़ेगा, स्पेशली दोज हु आर गोइंग टू द यूनिवर्सिटी सेक्टर। रवि जी, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक एक भी क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं आया है कि इंडिया को हायर रिस्क रेटिंग में क्यों रखा है। However, an article published by the Noticer linked this recategorization to concerns around a large fake degree burst in India late last year, an issue also raised in Parliament by Malcolm Roberts, along with action against so-called dodgy colleges, जहां पे हजारों फॉरेन स्टूडेंट्स की क्वालिफिकेशंस को रद्द कर दिया गया था। आपके एक्सपीरियंस में क्या डॉक्यूमेंट फ्रॉड वाकई एक ग्रोइंग कंसर्न बन रहा है, या इसके पीछे कुछ और भी फैक्टर्स हैं? आई थिंक इंग्लिश में एक टर्म है रेड हरिंग। वो क्या होता है कि वो आपको मिसगाइड करता है इंफॉर्मेशन को।
आप जिस आर्टिकल की बात कर रहे हैं, एक नोटिस में भी आया, कोआला न्यूज में भी आया, कई और प्लेटफॉर्म में आया, उसमें उन्होंने हमें भी कोट किया है। और उसमें एक और चीज उन आर्टिकल्स में लिखी गई है कि मिनिस्टर जूलियन हिल जब इंडिया में गए थे तो उनको कई ब्रीफिंग में इंडिया में होते हुए फ्रॉड के बारे में उनको अवगत कराया गया। करेक्ट। आपको मैं ये कहते हुए, आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक क्रेडिट फॉर इट, बट आई हैव बीन पार्ट ऑफ दोज मीटिंग्स इन विच फ्रॉड वाज डिस्कस्ड, and in fact there was a meeting with the agent association in India in which also I was part of it, जिसमें हम लोगों ने इंडिया में होते हुए फ्रॉड के बारे में काफी देर विवेचना की थी। लेकिन जिस फ्रॉड की बात मैल्कम रॉबर्ट्स ने पार्लियामेंट में की, वो कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रॉड्स है। ये मैं अब आपसे अगेन वही पॉलिटिकल वाली बात पे जाती है जी। आप यदि देखेंगे मैल्कम रॉबर्ट्स सबसे पहले वो पॉलिन हैंसन की पार्टी के सेनेटर हैं, तो आपको उसको पहले ही समझ लेना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं बिफोर दे इवन स्पीक। राइट। तो उनका कहना था कि इंडियन पुलिस ने केरला में 1 लाख फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स निकले हैं और उसके चलते ऑस्ट्रेलिया में 23,000 फेक चाइल्ड केयर वर्कर्स एंड एजेड केयर वर्कर्स आ गए। सबसे पहली बात, इंडिया से आया हुआ कोई भी डिग्री वाला यहाँ पर चाइल्ड केयर और एजेड केयर वर्कर नहीं होता है, उसे लोकल क्वालिफिकेशन लेनी पड़ती है जी। वो पहली चीज है। और यस, उसमें ये ट्रू है कि लास्ट कपल ऑफ इयर्स में कुछ बोगस कॉलेजेस का जन्म हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो अच्छे यूनिवर्सिटी से आए हुए भी स्टूडेंट्स उन कॉलेजेस में जाके एनरोल हुए हैं और कई जगह पर हो सकता है कि उनकी पढ़ाई अच्छी ना हुई और वो उसके बाद भी उनको सर्टिफिकेट मिला और वो चाइल्ड केयर और एजेड केयर सेक्टर्स में ज्वाइन किए। लेकिन उनकी डिग्रीज को आप डॉजी बोल सकते हैं, उसको फेक नहीं बोल सकते, क्योंकि दीज इंस्टीट्यूशंस आर ऑपरेटिंग एज पर ऑस्ट्रेलियन लॉज। और उसको आप इंडियन पुलिस की एक्टिविटी में जो निकले हुए 100,000 फेक डिग्री से जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप हमें और आपको और आपके सारे लिस्टनर्स को ये बात मालूम है कि इंडिया से जो स्टूडेंट्स आते हैं वो बिजनेस, आईटी, इंजीनियरिंग ये सब पढ़ने के लिए आते हैं और चाइल्ड केयर वगैरह इंडिया के क्वालिफिकेशन को तो यहाँ मान्यता भी नहीं मिलेगी। इंडिया में तो मैंने कभी देखा भी नहीं है किसी को एजेड केयर और चाइल्ड केयर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए ऑस्ट्रेलिया आने के लिए। तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसमें एक मिसमैच है। सेकेंड थिंग, द फ्रॉड जिसके बारे में हमने जूलियन हिल से बात की और कई और मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट से हम लोगों की बातचीत हुई, हमारी एडी प्रेसिडेंट की हम लोग की जो बातचीत लास्ट कई महीने से हो रही है, वो रिलेटेड टू फ्रॉड इन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, नॉट फ्रॉड इन एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। जो फ्रॉड इन एकेडमिक जो पुलिस ने खोजी, उससे वो स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आने के लिए यूनिवर्सिटी और एजेंट्स को सोर्स से चेक करना पड़ता है। और आजकल हम लोग, इंडियन गवर्नमेंट हैज डिजिटाइज्ड दिस डॉक्यूमेंट और हम लोग इन डिजी लॉकर का यूज करते हैं और ये एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स का फ्रॉड काफी हद तक कर्टेल कर दिया गया है ऑस्ट्रेलियन वीजा प्रोसेस में। लेकिन जो डॉक्यूमेंट फ्रॉड के रूप में ऑस्ट्रेलिया आए, जो स्टूडेंट्स ने फ्रॉड दिखाया, वो फाइनेंशियल्स में थे, क्योंकि पंजाब, आई डोंट वांट टू आइडेंटिफाई ओनली पंजाब, हरियाणा, सेवरल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड आल्सो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में तो नए तरह के काफी इवॉल्विंग फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हुई हैं। पहला फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस है कि स्टूडेंट, क्योंकि आपको मालूम है वीजा के लिए स्टूडेंट को 1 साल का लिविंग एक्सपेंसेस और 1 साल का ट्यूशन फी दिखाना पड़ता है जी, जो कि करीब समझिए 50 लाख रुपया दिखाना पड़ता है। और वो दिखाने के लिए हमारे कई लोगों को बैंक में हो सकता है फंड ना हो, तो वो कुछ ऐसे डॉजी ऑपरेटर्स होते हैं जो आपको बैंक से फेक स्टेटमेंट्स दे देते हैं जी। और जब हम और आप और कोई भी यूनिवर्सिटी वाले जब चेक करते हैं, तो बैंक के मैनेजर्स भी लिख करके दे देते हैं कि यस दे आर जेन्युइन, बिकॉज वो खुद कॉम्प्लिसिट हैं। राइट। तो इसलिए ये एक तरह का फ्रॉड था। इसको ये काफी मात्रा में इम्पैक्ट किया। मैंने खुद अराउंड 60 to 70 स्टूडेंट वीजा जो हमारे हो गए थे उनको विड्रॉ करवाया, स्टूडेंट्स को कैंसिल करवाया वीजा जो हमारे हुए वीजा थे जी। वो पहला फ्रॉड। लेकिन अब जैसे इस फ्रॉड के बारे में 2-3 मेन प्रोमिनेंट बैंक्स और उनके मैनेजर्स का नाम भी सामने आया, तो उसको चेक करने के लिए अब हम लोग
उन स्टेटमेंट्स को उस बैंक के हेड ऑफिस से आप चेक करते हैं या रीजनल ऑफिस से करते हैं, जो सब कुछ ऑनलाइन है। और अब एक नया बहुत इंटरेस्टिंग फ्रॉड आया है सामने, और फ्रॉड करने का तरीका जिसके बारे में आप जब सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे। इसको कहते हैं सर्च फंड्स। तो जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, उसका नाम है अमरदीप सिंह, वो बैंक वो उसको चाहिए फंड दिखाने के लिए, तो जो कुछ ऐसे डॉजी ऑपरेटर्स होते हैं वो आपसे आपके फादर का नाम और आपके ग्रैंडफादर का नाम, आपके अंकल का नाम, आपकी मदर का नाम आपसे लिखवा लेते हैं, और वो बैंक के डेटाबेस में चेक करते हैं कि उसी नाम का कोई और पर्सन का बैंक स्टेटमेंट है या नहीं जेन्युइन, और इसे सर्च फंड्स फ्रॉड बोलते हैं। और स्पेशली यदि आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो कई नाम कॉमन है। आपको अराउंड 20-25 नेम्स में सबके नाम के घर के किसी रिलेटिव का नाम आपको मिल जाएगा। I'm not talking of your name or my name. I'm talking of names like Amardeep Singh, Kawardeep Singh, Arshdeep Singh, Amar, इस तरह के नाम। तो ये बहुत कॉमन होते हैं, तो वो इसको कहते हैं सर्च फंड फ्रॉड। इसमें ये लोग जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट्स देते हैं फॉर अ फी, लेकिन ये जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट्स उसके रिलेटिव्स के होते नहीं है, किसी और के होते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉड, जिसको अब हम लोग द हाई कमीशन, द वीजा ऑफिस, the education agents of universities and the universities are also deeply trying to get at the bottom of it. इसको फाइंड करना, इसको वेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो लेकिन इसलिए नाउ आई गो बैक टू योर क्वेश्चन, जो टॉपिक मैल्कम रॉबर्ट्स ने पार्लियामेंट में रेज किया एज सेनेटर, वो कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉड की बात कर रहे थे और कंप्लीटली डिफरेंट लोगों की बात कर रहे थे जो चाइल्ड केयर और एजेड केयर में फेक डिग्रीज और फेक क्वालिफिकेशन लेके आए हुए हैं। वो ये हमारे स्टूडेंट्स नहीं है, वो हो सकते हैं इंडियन हो, लेकिन वो उन्होंने ऑनशोर आकर के उन कॉलेजेस से वो डिग्री ली है या वो क्वालिफिकेशन लिया है, और पूरे 23,000 फ्रॉड है या डॉजिंग है, ये सब क्वेश्चनेबल डेटा है। राइट। तो अगर मैंने आई वेंट बैक टू सर्च कि actually what he means. So I went to Pauline Hanson's website and also his party's website. They have put another interview of his from one of the morning radio shows. उसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि he is talking about those who did studies in a college in Melbourne, जिसको D-license गवर्नमेंट ने रिसेंटली कर दिया। तो उनके सारे स्टूडेंट जिन्होंने पास किया उसको ये फ्रॉड बोल रहे हैं। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता, ये जो वीजा ये तो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में है, हम बात कर रहे हैं उनके लिए जो कि इंडिया से आना चाहते हैं और जिनकी सर्टिफिकेट्स पर लोगों को डाउट है। So the fraud that the government is working on and is concerned with is the fraud on financial. Right. It is not the fraud on education. And in fact, Indian government system of digitization has become so advanced that anyone can check anyone's academic documents directly from the government on the DigiLocker method. There's a Digi verification system. उसमें आधार कार्ड डालते हैं, उसके 10th और 12th के मार्कशीट तुरंत आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के मार्कशीट आ जाते हैं। 2015 के पहले के मार्कशीट नहीं आते, लेकिन रिसेंट ईयर्स के सारे मार्कशीट आ जाते हैं। तो हमारे जो स्टूडेंट्स अब आ रहे हैं वो लास्ट 5-7 ईयर्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो दैट्स I think it's a long answer to your simple question. रवि जी, फिर भी एक बहुत सोफिस्टिकेटेड टॉपिक है और जैसे कि आपने बताया कि किस किस तरह के फ्रॉड होते हैं, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, क्या ये फ्रॉड वाकई में पकड़ना बहुत मुश्किल होता है? क्या आजकल ये फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और डिटेक्ट करना मुश्किल हो गया है? आपने इसका आई नो यू टच्ड अपॉन दिस टॉपिक, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि इसमें और क्या क्या चेक्स इम्प्लीमेंट किए गए हैं अभी आगे? Perfect. There are 3 types of documents that we need to vet. One is of course your academic documents, दूसरा उनके फाइनेंशियल, और तीसरा है इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स। ये 3 चीजें हमें वेरीफाई करनी पड़ती है। तो पहला चीज हुआ, लेट्स से academic documents. It is becoming very easy to verify now. It used to be, पहले बहुत डिफिकल्ट होता था और हम लोगों को यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को चेक करना पड़ता था या ऐसे लुकिंग एट द ओरिजिनल फेक आउट करना पड़ता था। अब हमें ये सब कुछ नहीं करना पड़ता है, और इनफैक्ट I mean, I really hope all countries follow it. India has got very advanced digitization of academic documents. तो आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से वेरीफाई हो सकते हैं, उसमें टैम्पर डॉक्यूमेंट्स आते हैं, अनलेस कोई कॉम्प्लिकेट नहीं हो उसमें तो वो डॉक्यूमेंट डिटेक्ट हो जाते हैं। दूसरा चीज है फाइनेंशियल इंग्लिश
इंग्लिश टेस्ट के स्कोर भी वेरीफाई हो जाते हैं। नाउ ये इसमें एक कुछ तरह के फ्रॉड ऐसे भी होते थे इम्पर्सनेशन के, कि किसी दूसरे ने टेस्ट दे दिया किसी और के लिए, तो उसमें लोकल टेस्ट सेंटर्स मिले हुए होते थे। लेकिन आई थिंक दीज आर एक्सेप्शंस एंड नॉट द रूल। एंड द थर्ड थिंग इज फाइनेंशियल, इसमें भी इम्प्रूवमेंट हो रही है, और इट्स ओनली फ्रॉम सर्टेन रीजन्स इन इंडिया जहां पर बहुत डिजायर टू क्रॉस द बॉर्डर इज वेरी हाई, कि हमें वी आर फाइंडिंग इट अ बिट चैलेंजिंग टू वर्क विद एक्सट्रीमली sophisticated kind of financial fraud, but we are finding solutions. There is a very new solution coming out from Australia. It is called MIST. I mean, people can look for it. उसमें क्या होता है कि ट्यूशन फीस स्टूडेंट डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को तो ट्रांसफर कर ही रहा है, लिविंग कॉस्ट ही वो एक ब्लॉक्ड अकाउंट में इंडिया में डालता है, and once the visa is done, that fund is transferred to an Australian bank and this spread over 1 year. So there will be things found. बट क्या होता है, जैसा हम बोलते हैं, जब किसी रीजन को स्टीरियोटाइप कर देते हैं कि सब कुछ फ्रॉड है, तो इवन सम जेन्युइन स्टूडेंट्स गेट अफेक्टेड। ये तो रियलिटी है हमारे पास जी। We have seen some very quite genuine students who have absolutely no relatives, no friends, no one in Australia, who's coming genuinely and only to study, is being refused for vague reasons, and these things happen. And this is one area जहाँ पर हम लोग काफी काम कर रहे हैं, और हम ये होम अफेयर्स को भी अलर्ट कर रहे हैं कि आपकी वीजा फी इतनी हाई हो चुकी है। I don't know whether you've kept track, but student visa fee is now $2,000. It used to be $500. It is quite a bit. So it is $2,000. काफी बड़ा वीजा फी होता है किसी स्टूडेंट के लिए इंडिया में, तो इसलिए they want a bit more accountability from the department also in that. Please, good students should not be impacted. तो रवि जी, इतने चेक्स होने के बाद क्या अभी भी fraudulent activities हो रही हैं? Are some of the students still able to slip through the cracks? Well, they are trying to get through the cracks in certain regions of India. Like, for example, very interesting, there's one region called Sri Ganganagar in north of Rajasthan, bordering Punjab. 3 or 4 districts around that region has almost like an industry for fake documents. Similarly, few regions in Haryana have. And, everybody can become very, very concerned. And the moment we see an applicant from that region, we do a lot more checks. And even universities are doing a lot of checks. They are going through it very deeply. So I think that is what we are getting paid for, Sagar, है ना? Yes. हम लोगों का भी काम है, यूनिवर्सिटीज का भी काम है, सब वो तो चेक करना पड़ेगा. When you have a population of 1 billion plus people, सब तो एक समान होंगे नहीं ना, हर तरह के लोग होंगे. अगर हम बिगर पिक्चर देखें रवि जी, तो अब हमारे पास जैसे बिग 4 बैंक्स हैं, वैसे ही बिग 4 कंट्रीज हैं, यूके, यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया. और इन डेस्टिनेशंस में अब इस न्यूज़ की वजह से will Australia drop as a preferred choice for the students? No, I think अभी आपने 4 कंट्रीज से लिंक किया, मैं इसको 6 कंट्रीज में जोड़ता हूँ. 6 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, 4 ये जो जिनको आपने बोला, यूएस, यूके, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, plus you can say New Zealand and Ireland. Yeah. These are other 2 English speaking destinations with good quality education on offer. So अभी क्या हो रहा है कि कनाडा में there is a big downturn because before Trump itself, Canada में visa policy was changed quite a bit, and in fact पहले बहुत easy था visa to Canada, and lots of dodgy students, dodgy providers, everything just landed up in Canada. Now what's happening is, though the gates were shut for Canada, now those students wanted to go to another country. They were looking for another option. The other 2 options before them was UK and Australia. UK में भी बहुत स्टूडेंट्स गए हैं जो डॉजी हैं, ठीक है, कई तो वहां से फाइंडिंग सम अदर रूट इवन रीच यूएसए एज इलीगल इमिग्रेंट, तो ये सब वहां भी हुआ है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया गॉट टारगेटेड बाय अ लॉट ऑफ दीस स्टूडेंट्स. लेकिन ऑस्ट्रेलिया तब भी मच बेटर रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के रिक्वायरमेंट्स हायर हैं, यहाँ की फीस हायर है, ट्यूशन फीस की, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फंड्स के तरीके बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, इसलिए हमें उतना ज्यादा बॉदर नहीं किया. और अभी के टाइम में ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी अट्रैक्टिव स्टडी डेस्टिनेशन, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम ऑस्ट्रेलिया हैज बिकम अ वेरी एक्सपेंसिव स्टडी डेस्टिनेशन. ये हमें समझना पड़ेगा अभी के टाइम में. इनफैक्ट यू आस्क्ड अबाउट द कंट्रीज एंड द नंबर्स. यदि आपको मैं बोलूं
कि कई बार मैं most people say, I ask them, do you know how many visas were issued to Indian students from overseas? Nobody has a figure. They talk about Indian students studying there. They talk about net migration. Yeah. But before COVID, 37,000 visas were issued. And right now when I'm talking to you, I'm looking at the document on my computer from the immigration, which said 37,000 student visas were issued to Indian nationals or Indian whatever it is. I mean nationals ही word करेंगे citizens, Indian passport holders. और ये outside of Australia. ये मैं बात कर रहा हूँ 2018-19 की 37,615 visas were issued. After COVID, पहले तो 2-3 साल काफी ड्राई रहा. 2022-23 में we had 50,641 visas issued. तो suddenly number of visas काफी increase कर गए. लेकिन यदि हम उसको एवरेज आउट कर दे कोविड पीरियड से तो रफली द सेम एवरेज में था, लेकिन 50,000. बट द ईयर आफ्टर दैट 23-24 द नंबर ऑफ इंडियन वीजास ड्रॉप टू 32,000. नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट 24-25 visas dropped to 30,000. Now when you see the newspaper article, it is a drop. So we have not yet reached our 2018-19 numbers. So when the Indian media or all your anti-migrant protesters say, oh, a lot of Indian visas are being issued and it's become very easy, I don't know what they are talking about. Number of actual visas have actually come down and it is lower than 2018-19. What has happened is that the cumulative numbers of the Indian students have increased because many of them are on temporary visas or they are on post-study work or anything else, and all that has increased. But ये rhetoric को कहीं न कहीं puncture करने की जरूरत है. Actual number of visas is 32,539 in 23-24, and in 24-25, and that is still June last year, was 30,871. Now this year, this is a very interesting year, which is 2025-26. I expect this number to fall to about 25,000 visas. And when you say that visa tightening हुई है, is it because of that? I think it's more to do with cost of education and also new opportunities or new options for our Indian students. Indian students have also discovered some new countries where they are going to in recent times. They are looking at countries like a lot of them are going to countries like Dubai, Germany, France, Spain, and Europe की कई countries हैं, Singapore. And a lot of the students have started looking at and they have found these new destinations because they fit their budget. तो ये हमारे लिए एक interesting understanding होती है. Very interesting dynamics. I mean, at one hand हम लोग FTA को प्रमोट कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक जो $1 billion की इंडस्ट्री है ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसी पे ऑस्ट्रेलिया इज ट्राइंग टू हैमर. और जो बात आई थिंक एक थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, बट इट ऑलवेज पजल्स मी, इट ऑलवेज टाइज डाउन टू ऑल द कन्वर्सेशंस दैट आई ट्राई टू हैव, इज कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट इतना क्यों बना? व्हाई जस्ट टारगेटिंग इंडिया एज इन लाइक एंटी इंडिया सेंटिमेंट? व्हाई हैज इट, वेयर इज इट कम फ्रॉम? See, Indian, whether it's Indians or Nepalese or Bangladeshi or Pakistani or Sri Lankan, they are all generally categorized as Indians from the perspective of white Australians. As a race, they think of it, refer to it as Indian. Now, my thought here is, we are very visible as a migrant population. We are visible. What I mean by visible is we are asserting, which is fantastic. We are also taking up such occupations in which people are interacting with us, like nurses, healthcare, doctors, Uber drivers, you just name it, plumbers. Everywhere else, you will find a lot of South Asians being visible there. तो क्या होता है, जिनके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो इन सबको समझती है ये सभी ड्यू टू रिसेंट ईयर्स है. ऐसा नहीं है. कई लोग हैं स्किल्ड माइग्रेंट्स हैं, कई लोग फैमिली होके आए हैं. एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम ड्यूरिंग कोविड पीरियड देयर वर सम बैड पॉलिसीज बाय ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट. One was students were given unlimited work rights.
So if message went to the wrong set of students is, oh, Australia is a workplace. That means, imagine a student being given full-time work right. अब वहाँ पर पढ़ने आए हैं या फुल टाइम वर्क करने आए हैं. जब ऑस्ट्रेलिया को जरूरत पड़ी उनको, उस समय लोग नहीं आ रहे थे, ऑस्ट्रेलिया वाज शॉर्ट ऑन माइग्रेंट्स, तो उनको उनके लिए बहुत कन्वीनियंट था to bring such people, such kind of policies. Now, those who came during that period have not yet gone back. So when people have not gone back and they are hanging on in the system, doing one course, खत्म हुआ, दूसरे किसी कोर्स में एनरोल कर लिया just to keep the visa on. तो इवेंचुअली होता क्या है, टोटल जो पूल है, बलून है, वो तो भरता जा रहा है ना. मैंने तो आपको एस्टैब्लिश किया है ओनली द डेटा ऑन न्यू पीपल कमिंग इन. न्यू पीपल कमिंग इन हैज कम डाउन, but people have to exit the system also, no? Once you finish the course, if you have not got permanent residency, then you rather go back, right? Yeah. Or you go to another country and do something else. Maybe go back to India. Maybe go to Dubai, Singapore, something like that. Yeah. But what has happened is there have been ways to hang around in the system for a long time. And let's assume if they get a visa refused also onshore, the waiting period on appeal and tribunal is over 2 or 3 years. So a lot of migration agents advise our own Indian students who don't meet the English or type in PR regulations, or just apply or appeal, and in some cases, some have even applied for asylum or protection visas. Okay, so is Australia becoming tougher or simply more selective rather? Well, the way I look at it, Sagar, Indian students have already had a preference for English-speaking destinations. So it has always been US, the UK, Canada and Australia, sometimes Australia and Canada, sometimes Canada and Australia. And then comes New Zealand and Ireland. These are the basic 6 English-speaking destinations that Indian students have been keeping in their portfolios. Mm-hmm. In the recent years, there's been a huge downturn for Canada. And this was not because of Trump or anything. Before that, Canadian policies or the student visa mechanism was absolutely flawed. A lot of non-universities were active, and there was a large chunk of students, especially from North India, who went on to Canada not to study, but using these diploma colleges as a way to basically migrate. Yeah. And a lot of these diploma colleges were also pretty dodgy themselves. So it was something which was growing over the last few years under Justin Trudeau, and we did know that one day it was all going to fall flat. Now we got to keep one more thing. Now, Canada has changed its regulations quite dramatically. It had to. There was no other option, and it had been warned sufficient number of times. Now, thanks to this, suddenly those students who were a bit more price sensitive now started looking around for other countries they could go to. The countries before them was the UK and Australia. UK visa regulations right now is the easiest, and the master degrees are 1 year. And a lot of students did reach UK, but then they realized the UK doesn't offer a permanent residency pathway, or even the part-time job scenario in UK is pretty bad. Then the focus moved to Australia. Yeah. Now the interesting thing is, Australia is much more expensive than Canada as a destination. Students have to study for 2 years for masters, 3 to 4 years for undergraduate. They have to demonstrate a lot more funds. English requirements are high, and even the cost of living in Australia is pretty high. So when you think of it in that sense, then the students have to demonstrate higher funds. And we are talking about the students who have either gone to Canada earlier or were looking at UK. Not really the better quality students, but the ones who were basically looking at a way to reach another country using student visa. They started targeting Australia in large numbers. And this is where Australia has now shut the door, or is shutting the door, I can say. And these students will now start looking for other destinations. Already they are finding other destinations. They are looking at Dubai, they are looking at Europe. Germany is seeing a large influx of students going from India. Spain, Italy, France, all of them are becoming a bit popular at this time. But the way I look at it is, Australia is very desirable for quality students too.
And thanks to Trump, and I'm using the word thanks to Trump, and not just in a sarcastic sense, but for Australia, thanks has been, or for Australian universities, Trump has been a blessing of sorts. His regulations on H-1B visa, his rhetoric around a lot of things, the several wars and disturbances there, a lot of students and the parents who were considering US earlier are also now considering Australia to study, Australia and UK to study in. So when you really think of it, good quality students will still continue to come to Australia. There will be those who are more price sensitive, they will explore new destinations. रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक सेंसिटिव टॉपिक पर फैक्ट्स और क्लैरिटी के साथ बात कही है। Your insights really help separate facts from fear, and I'm sure they'll help out students and parents make informed and ethical decisions. Thank you, Sagar, and I think Indian community will continue to shine. और जैसा किसी ने एक टाइम में कहा था, और आपने मेरे से एक प्रश्न पूछा, why Indians get identified in a lot of anti-immigrant threats. I think we've got to remember one thing. There are three things which come in front. One, our numbers are there in much bigger numbers. Indian population is visible and in big numbers in the last, in Australia. The scale of growth has been pretty rapid. The growth rate of our population is much more. We have also started mattering, and we've got to remember one thing. Australia needs the skills which only Indians can fulfill. And it will be required, whether it's in the healthcare sector, whether it's in the technology sector. Indians will continue to come to Australia in bigger numbers. But unfortunate for those who don't want, like a different culture coming in, Indians don't just come here to work, they also bring their culture to us. So that culture will have to be accepted. Absolutely. We have our own festivals, we wear different clothes, we speak different languages, and we also build the country. Wonderful. Thank you so very much, Ravi ji. Take care. Thank you very much, Sagar. All the best to Thank you. Thank you. That was Ravi Lochan Singh, CEO of Global Reach, sharing his perspective on Australia's changing student visa landscape. Stay with us for more conversations that matter right here on Indian Link Radio.